नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज चर्चा में बात होगी बंगाल की, क्योंकि वहां के वातावरण में चुनावी हवा का जोर है और सियासी बयान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने यहां अपने लिए 200 सीटों का टारगेट तय किया है। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं और सीधे ममता बनर्जी की घेरेबंदी हो रही है। आज जेपी नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इलाके में जाएंगे, तो उधर टीएमसी को लगता है कि जेपी नड्डा के आने से उनकी चुनावी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने बंगाल के लिए ताकत झोंक दी है और जवाब में टीएमसी कितनी तैयार है, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के हमलों पर कितना प्रहार हुआ है, वहां पर क्या तस्वीर दिखाई दी जेपी नड्डा के दौरे के दौरान, देखिए। भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को Good, this democratic country, JP Nadda or anybody can visit Kolkata. But the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. तो आपने देखा किस तरह से आमने सामने है बीजेपी और टीएमसी, और इस बार जो लड़ाई बंगाल के विधानसभा चुनाव की दिखाई देती है, मुख्य तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही दिखाई देती है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी आ गए हैं हमारे साथ, मनोजीत मंडल हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस के जानकार भी हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप जुड़ेंगे लेफ्ट पार्टी से। लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं मनोज्ञा का। मनोज्ञा, आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। एक तरफ जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं चुनावी क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी के, और दूसरी बड़ी खबर है कि टीएमसी भी अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज करने वाली है। किस तरह की हलचल आज के दिन में दिखाई देने वाली है? बड़ा दिन है और लड़ाई टक्कर की है। एक और जहां टीएमसी अपनी 10 वर्षों की रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी अपने सांसद और विधायकों को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जाएंगे अभिषेक बनर्जी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए, आर पार की लड़ाई का मतलब ये होता है कि जो अपने सबसे बेहतर पत्ते होता है वो गेम में फेंकता है। और एक और जहां बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की रिपोर्ट कार्ड की 10 वर्षों में बंगाल में किया क्या। पूरे इलाकों में जहां एक और झंडे पटे हुए हैं, तो वहीं बगल में ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। ये अपने आप में बता देगा कि कैसे बंगाल इस समय एक चौराहे पर है, जहां किस ओर मुड़ेगा ये जनता फैसला लेगी। लेकिन अभी सुबह से ही लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कल आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बंगाल में है तो ना उन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया, ना कॉन्वॉय दिया गया, ना पायलट की गाड़ी दी गई, और इन सब के बीच में कार्यकर्ताओं ने ही घेरा बनाकर उनकी सुरक्षा करने का पूरा इंतजाम किया। वहीं दूसरी ओर आज जैसे ही ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि सुबह से कई जगहों पर मारपीट हुई है। बीजेपी के टाउन प्रेसिडेंट को इतना पीटा गया है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब वो अस्पताल में भर्ती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक हिंसा अभी भी कम नहीं हुई है, बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अब दोनों दल के सबसे बड़े बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज्ञा आपका, बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। इस हलचल पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि 200 सीटें हमारा लक्ष्य है और 200 सीटें बीजेपी की आएगी। ये आपको ममता बनर्जी की नाकामी लगती है कि आप 200 सीट ले आएंगे, या वाकई आप इसके लिए तैयार भी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरह से बंगाल की जनता ने पिछले 9 वर्षों में जनादेश में उछाल दिया है, 4% हमारा मत प्रतिशत 2 साल पहले हुआ करता था, आज 40% है। स्वाभाविक हमको पूरा विश्वास है कि 51% से अधिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता देगी।
ऐसे में 200 से अधिक सीटों पर विजय की प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो सिद्ध होना स्वाभाविक है। ऐसे में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो संकल्प कह रहे हैं वो संकल्प को सिद्ध करने में हमारा कार्यकर्ता और बंगाल की जनता का प्रेम निश्चित तौर पर पूरा पड़ेगा। कहने में बहुत फर्क होता है और जमीन पर क्या होता है उसमें अंतर होता है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये, ममता बनर्जी के लेवल का कौन सा नेता आपके पास है? ममता बनर्जी के लेवल का कौन सा नेता बीजेपी के पास बंगाल में है? नहीं, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में एक जमाने में अखिलेश सिंह यादव के टक्कर का नेता कौन था भारतीय जनता पार्टी के पास? हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा के टक्कर का नेता कौन था भारतीय जनता पार्टी के पास? महाराष्ट्र में शरद पवार के टक्कर का कौन था नेता भारतीय जनता पार्टी के पास? महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? इसी तरह मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? तो ये टक्कर की शक्ति जो है वो जनता का जनादेश हमको दे देगा और जिसके ऊपर हमारा विधायक दल जिसको चुन देगा वो ममता बनर्जी से बेहतर बंगाल का मुख्यमंत्री सिद्ध होगा। मनोजीत मंडल जी, क्यों बार बार ये कहा जाता है कि नेता जो आ रहे हैं वो बाहरी हैं? देश के दूसरे हिस्सों का अपना नहीं समझते आप लोग? मैडम क्यों ये कहा जाएगा? देखिए, खाली उनके जैसे बड़े पार्टी के नेता है, अध्यक्ष है जेपी नड्डा साहब, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या कह दिया, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ वो काम किया था, पता ही नहीं है। अगर ये वो लोग कहेगा, और पिछले बार जो अमित शाह जी आए थे वो तो बिरसा मुंडा के जगह किसी और के गले में माला डाल दिया था। तो आप हमारे कल्चर को समझो। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपके जो लोकल लीडर है तो कोई तो एक दो तो आदमी बहुत अच्छे हैं, स्वपन दास गुप्ता है, पूछ लो। आपको पता नहीं है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? वो सारे दुनिया को पता है, देश तो छोड़ो सारे दुनिया को पता है उनके जन्म कहाँ होता और वो काम कहाँ करते थे, कर्म भूमि कौन है, जन्मभूमि कौन है। आपको पता नहीं तो हम क्यों बाहर नहीं कहेंगे? इसका मतलब ये नहीं आप नहीं आ सकते हो, बिल्कुल आओ समझो हम लोगों को, यह काम करो, कोई बात नहीं, और मुद्दे पे लड़ाई करो। आप लोग आते हो, काल भी उन्होंने ये तुष्टीकरण की बात करते हो, कम्युनल डिवाइड की बात करते हो, ठीक से आप ढंग से आप इलेक्शन लड़ो, कोई बात नहीं। आपके पास लीडर नहीं है, हमको पता है, इसीलिए तो आप दूसरे के घरों में झांक के उनके घरों को आप लोगों को भड़का के, अगर पश्चिम बंगाल की समझ उन्हें नहीं है मनोजीत जी, अगर पश्चिम बंगाल के मुद्दों की, जमीन की, वहां की अस्मिता की समझ नहीं है तो फिर 2014 में जो वोट प्रतिशत 17% का था वो बढ़कर बीजेपी का 40% के पार चला गया। और अगर मैं अभी जो विधानसभा के आंकड़ों की तरफ भी देख रही हूं, 2006 में 1.93%, 2011 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 6.52%, 2016 में बढ़कर हो गया 10.16%। ये कैसे बढ़ रहा है? लगातार दिखाई दे रहा है कि उनका रथ तो बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है, कैसे रोकेंगे आप? ये 2016 में कितने सीटें मिले उनको, आपको पता है? 3 सीट मिले थे, 3 1 2 3। लोकसभा में कितनी सीट मिली? लोकसभा में हर जगह में मैडम जी, अगर आप लोकसभा चुनाव को आप एक स्टैंडर्ड मानोगे तो हर राज्य में बीजेपी होनी चाहिए। ये तो नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के बाद दिल्ली में क्या हुआ देखिए, उनके नाक के नीचे दिल्ली में पूरा रिवर्स हो गया था। और यहाँ पर भी इलेक्शन जो हुआ लोकसभा में जितनी सीटें जीती 18 वो तो एक तरफ मनोजीत जी, जो सीटें जीती वो एक तरफ, लेकिन अगर लोकसभा के ही नतीजों को विधानसभा के हिसाब से देखें तो 130 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी टीएमसी से आगे थी। कैसे रोकेंगे आप उनका विजय रथ? टीएमसी 160 सीटों से आगे थी, है कि नहीं? अगर आप ये भी मानोगे तो ये भी आपको मानना पड़ेगा, टीएमसी के पास 160 से ज्यादा सीट थी। लोकसभा के इलेक्शन अगर कोई अगर स्टैंडर्ड हो तो देखिए, इस तरह से कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। आपको पता है उड़ीसा में एक ही साथ 1-2 इलेक्शन हुआ, दोनों रिजल्ट निकला, ये आपको पता। उड़ीसा में तो बीजेपी है, आप ये कहोगे कि तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, लेकिन उड़ीसा में तो बीजेपी थी। देखिए यह इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा। और बंगाल में अभी जो हो रहा है, सबसे अच्छा काम जो हो रहा है, आपको पता है कि आपके दरवाजा पे सरकार पहुंच गई है, जिसको हम दुआरे सरकार कहते हैं। और आज करीब 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्री किया आज तक। जो सरकार के जो स्कीम है वो हेल्थ स्कीम है और एग्रीकल्चर स्कीम है, हर स्कीम में लोग जुड़ रहे हैं। यही है राजनीति। आप डेवलपमेंट की राजनीति करो ना, हमको कोई पता नहीं, हम ये मानते हैं। बीजेपी अभी टीएमसी के बाद बीजेपी सबसे बड़ा चैलेंज है, हम मानते हैं। चलिए, आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। मनोज जी लौटूंगी, विवेक जी भी आ गए हैं हमारे साथ चर्चा में। विवेक जी, मुख्य तौर पर जो लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रही है, लेफ्ट कहां खड़ा है?
लेफ्ट का एक बहुत अच्छा कमबैक होने जा रहा है। बिहार के अंदर आपने देखा एक बढ़िया परफॉर्मेंस थी और बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार की सरकार बनी है धांधली करके। और इसी प्रकार से बंगाल के अंदर हमेशा लेफ्ट को जब भी अंडर एस्टिमेट किया गया, आज से नहीं पिछले 50-60 साल की बात कर रहा हूं। सीताराम येचुरी के टाइम पे जब वो स्टूडेंट यूनियन लीडर थे तब भी कहा गया था भैया जाओ और बंगाल की खाड़ी में डूब मरो, क्योंकि अब लेफ्ट का कोई भविष्य नहीं है। बट द लेफ्ट ऑलवेज कम्स बैक, वी आर कमिंग बैक। दूसरी बात, जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल सक्सेस 2014, 2019 और अब आपने जो आंकड़े दिए, जो सही आंकड़े दिए आपने, वो इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स को प्ले करके वोट पोलराइजेशन में सक्सेसफुल होती है। इसमें ओवैसी जैसे लोगों का भी एक इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हैदराबाद के चुनाव हो चाहे बिहार के चुनाव रहे हो। तो ये वहां पे जाकर के बंगाल, जिसमें मेरे ख्याल से जब तक लेफ्ट के 35 साल का रूल रहा, कभी कोई कम्युनल दंगा नहीं रहा, कभी हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं रही और सभी जातियां और धर्म एक साथ रह रहे थे। और आप उसमें विश्लेषण जरूर करिए कि अच्छे रह रहे थे, बुरे रह रहे थे, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। लेकिन आज की जो बंगाल की राजनीति है वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो चुकी है। नहीं, जिस पार्टी की आप इतनी बुराई कर रहे हैं, मेरे पास आपको देने के लिए भी आंकड़े हैं, जिस पार्टी की आप बहुत बुराई कर रहे हैं, सीपीआईएम के जो वोट 2014 में 30% था, वो 2019 के चुनावों में 6% रह गया। और विश्लेषण ये है कि मैक्सिमम वोट्स का ये हिस्सा बीजेपी को गया। यानी टीएमसी को हराने के लिए जो लेफ्ट के कार्यकर्ता और लेफ्ट के नेता हैं वो शामिल हो गए बीजेपी में। आप तो अपने ही कैडर को संभाल नहीं पाए ना। नॉट एट ऑल। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, अनलाइक द अदर पार्टीज, चाहे लेफ्ट का कैडर हो और चाहे कुछ और जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं हमारे पास, जिनका जो कैडर बेस्ड सांप्रदायिक संगठन आरएसएस कहते हैं, तो कैडर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैडर कभी भी शिफ्ट नहीं होता। वोट शिफ्ट एक अलग चीज है, कैडर शिफ्ट कभी नहीं होता, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारी भी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीपीआईएम के नेता खागेन मुर्मू जो मालदा में काफी लोकप्रिय थे, मालदा उत्तर में, वो क्यों जुड़ गए बीजेपी से और कैसे जीत गए फिर चुनाव? These are very exceptional cases. These are very exceptional cases. अगर आप देखेंगे जिस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा टूट करके बीजेपी में जुड़ा, लोकसभा की टिकट लेकर के, या दिल्ली में यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, ये चीजें आपको लेफ्ट में नहीं मिलेंगी और वाइस वर्सा भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के साथ आ रहे हैं आप? नहीं, वो तो चलिए, वो तो बातचीत होगी, देखा रहेगा। लेकिन ये बात बड़ी श्योर है कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, जय श्री राम के नारे लगाओ फिर दंगा करो। चलिए, इस पर प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे और संगीत रागी जी बोलेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 200 सीटें हमारा लक्ष्य है बंगाल में, और आज उनका दौरा अभिषेक बैनर्जी के चुनावी क्षेत्र में भी है। संगीत रागी जी, आपका कॉमेंट। पश्चिम बंगाल के आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो राजनीति है, जो राजनीतिक लड़ाई है, वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का है। जैसे कहा जाता है कि आपकी कमर टूट गई है तो आप चल नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथ की कमर टूट चुकी है, जैसा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दरमियान जो वोटों का प्रतिशत है उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस और वामपंथ का राजनीतिक भविष्य अब बंगाल के अंदर बचा नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे थे कि बंगाल को ये जानते नहीं है, आपने उनको बहुत अच्छा उत्तर दे दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी यहीं से थे, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के। एक बात प्लीज, मैंने पेशेंटली सुना है, प्लीज मैंने धैर्य रखिए, जरा सा धैर्य रखिए। जब ये लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, तो दरअसल ये जानबूझ करके अपने कुकर्म और अपने पापों को छुपाना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है, जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां से हिंदू यदि भाग करके शहरों की तरफ औने पौने दाम पर अपनी जमीन बेच करके भाग आए हैं, तो ये इन्हीं वामपंथियों के कुकर्मों के कारण है, जो पश्चिम बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को बसाया और उन लोगों ने खदेड़ करके यहाँ तक कर दिया। 11% से लेकर के यदि 30% की आबादी बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, वो इन्हीं के पापों का ये है। ममता बनर्जी वही बनर्जी हैं जो इमामों को वेतन देती हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए ये नहीं करती हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स, ये इनको जब उभारा जाता है, इनको जब पब्लिक के दरमियान लाया जाता है, उनको जनता के बीच में रखा जाता है, तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि इनके पाप बाहर निकल करके आते हैं। लोगों को पता चलता है कि अरे ममता बनर्जी तो ये काम कर रही हैं, अरे उससे बढ़िया सीधा आप बोल देते कि हाँ हम मुसलमानों की ठेकेदारी ले रहे हैं। ठीक है, यहीं से
संगीत रागी जी ने जो कमेंट दिया है, यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो ये बाहरी बनाम बंगाली राष्ट्रवाद की भी एक राजनीति वहां पर दिखाई दे रही है, इसी पर चर्चा की। तो आज सुबह की चर्चा हो रही है इसी मुद्दे पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में मौजूद हैं और जो हुंकार उन्होंने वहां से भरी है मिशन 200 सीटों का, ये अपने आप में सवाल इसलिए पैदा कर रहा है कि टीएमसी अब इस चुनौती के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि मुख्य तौर पर अब विधानसभा की जो लड़ाई है बंगाल में वो दिखाई दे रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच। ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाना बीजेपी का लक्ष्य और तमाम बड़े नेता जो पार्टी के हैं, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और बाकी नेता, वो लगातार अपनी ताकत झोंके हुए हैं बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर, जिला स्तर तक। अब ऐसे में देखना यह है टीएमसी कैसे इस चुनौती से निपटेगी। लेकिन पहले सुनिए आप जेपी नड्डा ने कल जब वो वहां मौजूद थे क्या कहा। अन्य राजनीतिक दल, पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है, ये हमको समझना है। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपीसमेंट की राजनीति हो रही है। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है। हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? मैं हमेशा कहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड ए कार्यालय। ऑफिस वर्क फ्रॉम 10 to 5, कार्यालय वर्क 24/7/360, हर समय चलता है। और कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती है। यह स्थिति आ गई। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल सरकार पर किए। मनोजीत मंडल जी, ये बताइए, जिस तरह की ताकत बीजेपी यहां झोंकती हुई दिखाई दे रही है, जेपी नड्डा के एक के बाद एक तूफानी दौरे हो रहे हैं, अमित शाह वहां लगातार पहुंच रहे हैं, पूरी नजरें वहां टिकाए बैठे हैं, आप कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे? क्योंकि एक तरफ आपकी तो अंदर पार्टी के भीतर लड़ाई दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, इस तरह का कम्युनल पॉलिटिक्स जो साहब अभी तो कहा, अभी आपने दिखाया कि 5 अगस्त को क्यों लॉकडाउन हुआ था, इस तरह का कोई अगर आप बर्ताव आप दिखाओगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो शिक्षित है, यहाँ का जो एजुकेटेड बंगाली मिडिल क्लास है, ये लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये हमको पता है। और इसीलिए आप अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखोगे तो कलकत्ता और आसपास के इलाका में उनको एक भी सीट नहीं मिला, इसीलिए इस कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से। और इन लोगों आप जितना ये करेंगे, इन लोगों टीएमसी के लिए उतना ही अच्छा है। टीएमसी के पास राजनीति है विकास की राजनीति, और जो विकास ममता जी के अंदर हुई है आज। मनोजीत जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि पार्टी के भीतर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जो अलग अलग गुट बनने में दिखाई दे रहे हैं, जब तक आप उस चुनौती से निपट नहीं पाएंगे, आप सामने वाले दुश्मन से कैसे निपटेंगे? हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ। पार्टी के भीतर अगर कोई अंदरूनी लड़ाई है तो बीजेपी को इतना उत्फुल्ल क्यों हो गया है, वो इतना खुश क्यों दिखते हैं हर जगह? वो शुभेंदु अधिकारी जो आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनकी नाराजगी इतने बड़े मंच पर अगर सामने आ गई, क्या प्रॉब्लम है? हो सकते आगे इलेक्शन के 5 महीने पहले आप अगर ये इस तरह का बात कहोगे तो लोग कौन कहेगा, अरे पूरा मक्खन तो खा लिया 8-9 सालों से, आप अगर जाना है तो जाओ, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों को पता है, जनता जानती है ये लोग क्यों जा रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं खुद के एम्बिशन के लिए। जो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे मैडम, उनके पास 25 से ज्यादा उनके पास पोस्ट थे, 3 मिनिस्ट्री थे, उसके बावजूद उनको लगता है कि हमको कुछ नहीं मिला। तो ये नाराजगी तो अभिषेक बनर्जी से है ना? नहीं, नाराजगी किसी के, वो अभिषेक बनर्जी बच्चा है, वो बिल्कुल अभी तो बच्चा, मैं आपको सीधा कहता हूँ, बच्चा है। उनके पास इतनी ताकत और इतनी पावर्स कैसे है उनके पास? उनका प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है अगर बच्चे हैं तो? उनके पास पावर बंगाल में पावर है जनता के पास। आप ही के पार्टी के लोग शिकायत कर रहे हैं ना। देखिए, इस तरह का जो बात करते हैं ना बीजेपी, पावर वार,
मिशन, इस तरह का पद बंगाल में हम नहीं करते। हम सेवा करते हैं जनता की, जिस तरह से ममता भी कर रहे हैं पिछले 9-10 सालों में, ये सेवा है। लेकिन बीजेपी का आप लैंग्वेज देखिए, चाहे स्टूडियो में देखिए, अभी वो मेरे दोस्त है संदीप जी, वो क्या कह रहे थे, एक ही नैरेटिव वो चलाते हैं, अरे पुरोहित को भी मिल रहा है, ब्राह्मण लोगों को भी मिल रहा है मंदिर के, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, उन लोगों को भी पैसा मिल रहा है। अब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी, जो लोग अम्फान के तूफान में भी भ्रष्टाचार करते हो, जो लगातार राजनीतिक हिंसा के अतिरिक्त जिनकी कोई उपलब्धि नहीं हो और जिनकी अपनी पार्टी में सिर्फ उठौल चल रही हो, जिन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलनों को खड़ा करके तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठाने योग्य किया, ऐसे अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे उनके नेता भी ममता बनर्जी की तानाशाही से, भाई भतीजावाद से और भ्रष्टाचार से, उनकी आकंठ डूबी पार्टी से त्रस्त होकर पार्टी छोड़ रहे हो, उसके बाद भी उनको ही दोष देने की अगर इनकी प्रवृत्ति हो, और जो सांप्रदायिकता पर आमादा हो कि आप ईद के समय जो है लॉकडाउन हटा लें और राम मंदिर का जैसे निर्माण की बात हो वैसे ही आप कहते हैं लॉकडाउन लगा दे। नहीं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जेपी नड्डा साहब भी जब वहां जाते हैं, दुर्गा पूजा ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जब जेपी नड्डा साहब भी वहां जाते हैं, सुन लीजिए एक बार प्रेम शुक्ला जी, तो वहां जाकर सीएए की याद दिलाते हैं। बंगाल की जनता जानती है। प्रेम शुक्ला जी, जेपी नड्डा साहब जब जाते हैं बंगाल में, तो वहां जाकर उनको सीएए की याद क्यों दिलानी पड़ती है कि हम लागू करेंगे? वो तो मालूम है जनता को, कानून बन चुका है, लेकिन अगर याद दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की एक कोशिश होती है ना। नहीं, इसलिए याद दिलानी पड़ती है कि हम शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर करने की कानून आपने बना दिया ना, केंद्र में आपकी सरकार है, कानून बन गया, वो तो आपने अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी। पर अगर आप सुनिए ना प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अगर वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर ये बोलते हैं, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर बोलते हैं कि हम भूलने नहीं देंगे आपको, सीएए कानून आया, तो क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? जिनका सपना है उनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए किस तरह से हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रावधानों के माध्यम से प्रेम शुक्ला जी, जनता को न्याय सुनिश्चित प्रेम शुक्ला जी, मैं ये पूछ रही हूँ, विकास का मुद्दा पीछे क्यों छूट जाता है? रैलियों में तो फिर वही बयान आते हैं ना जो ध्रुवीकरण करते हैं जमीन पर। नहीं, विकास के मुद्दे पर भी हम पूरी तरह से खड़े हैं ना भाई। विकास को रोक कौन रहा है? अगर पीएम के किसानों की सम्मान निधि का धन अगर किसानों के खाते में बंगाल में नहीं पहुंच रहा है, तो ये किसका दोष है भाई? बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचे, आयुष्मान का लाभ पहुंचे, वहां के सामान्य जनों को जो है, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके लाभों से वंचित करने का दुष्कर्म रचने वाली ममता बनर्जी का पर्दाफाश करना, यह तो हमारा राजनीतिक दायित्व है ना। ठीक है, उस दायित्व को हम निभा कर रहे हैं। विवेक जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आमने सामने खड़े हैं बीजेपी और टीएमसी, कम से कम उनके नेता वहां पर एक फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, आप तो एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं जमीन से। सिर्फ दूसरे पर आरोप लगा देने भर से आपकी मौजूदगी दर्ज नहीं होती। बिल्कुल नहीं है, आप फर्क को समझिए। ये लीडर खड़ा करके उसकी शक्ल दिखा के वोट मांगते हैं। लेफ्ट कभी व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता। बिहार में भी 16 सीटें आई हैं, कोई चेहरा दिखाता आपको? हम सिस्टम पे वर्क करते हैं, ग्राउंड पे वर्क करते हैं। बंगाल की राजनीति अलग होती है, हमारे यहाँ केरला की अलग होती है। सेंट्रल फेसेस दिखा के वोट नहीं मांगते, नीतियों के आधार पर वोट मांगा जाता है, और हर पार्टी को मांगना चाहिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोदी के चेहरे को छोड़ करके है क्या? हर जगह मोदी का चेहरा लेकर के चले जाएंगे, फिर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी से निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? हम लड़ रहे हैं डेवलपमेंट के। वो तो आंदोलन करके आई, आंदोलन करके उन्होंने 34 साल के आपके शासन को उखाड़ फेंका। आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है उनको हटाने की? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हमारा विश्वास अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, फिर आएंगे, आप देखिएगा, और डेवलपमेंट के आधार पे आएंगे और सांप्रदायिकता के खिलाफ आएंगे। ये नहीं कि जय श्री राम अल्लाहू अकबर बोलो और लोगों को लड़वाओ। इनके पास है क्या? राम मंदिर जिस दिन बन रहा था उस दिन डर का माहौल था पूरे देश में, लेकिन खुशी की बात है कि मुसलमानों ने कोर्ट के वर्डिक्ट को राम मंदिर के फेवर में स्वीकारा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होती है। ठीक है, संगीत रागी जी, आपने अपना पॉइंट रखा विवेक जी, ठीक है। संगीत रागी जी, अब जैसे मुसलमानों का ही उन्होंने जिक्र कर दिया, पश्चिम बंगाल में ऐसे हिस्से, 3 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर ही तय करता है कि जो है कौन नेता जो है आने वाला है सरकार में, और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। क्या जमीन पर असर पड़ेगा? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो पिछले 5 साल से, खास करके पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में ममता राज नहीं है, पश्चिम बंगाल में मुल्ला राज है।
दूसरी बात, जो 130 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो वहाँ के भविष्य तय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वामपंथ को जो 16 सीटें बिहार में मिली थी वो लालू के कारण मिली थी, वामपंथ बिहार के अंदर नहीं है। वामपंथ जो है वो दूसरे की सीढ़ियां चढ़ करके वहां तक खड़ा हो सकता है। वामपंथ की कोई लिखी हुई राजनीति है दुनिया में? वामपंथ सबको बाहर निकाल करके चला गया है। दुनिया में कहीं भी वामपंथ जो है वो आज के दिन में प्रासंगिक नहीं है। जो वामपंथ के घर पे सारे चले आए हैं। ओवैसी फैक्टर। एक मिनट, एक विवेक श्रीवास्तव, आपका कैडर आपके पास नहीं बचा हुआ है। आपकी जो राजनीति है वो आज लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है। सवाल हो गया ना, उस पर बात हो गई। मैं ओवैसी फैक्टर पर बात कर रही हूँ। देखिए ओवैसी एक व्यक्ति है, ओवैसी की पार्टी है, वो जहां मन चाहे लड़ सकते हैं। और ये कहना कि ओवैसी को नहीं आना चाहिए, बीजेपी को पहुंचाएंगे ना, कौन तय करने वाले होते हैं वो। और उनके जो देखिए, इन लोगों का ये दुष्प्रचार जरूर होता है कि भाई ओवैसी इसलिए नहीं आना चाहिए ताकि मुस्लिम वोट कहीं बट न जाए, यानी कि उनको लगता है मुस्लिम वोट नहीं बटना चाहिए। मनोज जी, जो एक आपका बड़ा वोट बैंक है, जिसके आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगातार लगे भी हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में आने से एक झटका तो जरूर लगेगा। कोई झटका नहीं है, बिल्कुल कोई झटका नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का इम्पोर्ट है, उनका ही बी टीम है, हम सब मानते हैं। देखिए उनको कैसे खुला छोड़ दिया जाता है, कुछ भी बोल जाते हैं वो और उनके जो फैमिली मेंबर है। लेकिन बीजेपी इन लोगों को तो नहीं कहता है कि अब ये लोग भी एंटी नेशनल है, किस तरह से धमकाते हैं, डराते हैं लोगों को। ये बीजेपी का डी टीम है, हम सबको पता है। शुक्ला जी, एक छोटा कमेंट बस मैं आपसे, उसके बाद में बहस का अंत यहाँ पर करूंगी। आपके राष्ट्रवाद का जवाब टीएमसी दे रही है बंगाली राष्ट्रवाद के हिसाब से, इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? सब बंगाली राष्ट्रवाद भी हमारा उपराष्ट्रवाद, हम उसके साथ है। बंगाल की जनता ही जो है हमारे समर्थन में जनादेश देगी। बंगाल के नेता ही चुनाव लड़ेंगे। जो लोग रोहिंग्या और को लाकर बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ऐसे बांग्लादेश बनाने वालों के ख्वाबों को चकनाचूर करने का जनादेश बंगाल की जनता देगी। बंगाल के नाम पर कोई बांग्लादेश बनाने का सपना न देके, ये बंगाल की जनता ने लोकसभा में संकेत दिया था, विधानसभा में जनादेश दे देगी। किस तरह से चलिए, अब हर दल यहाँ पर अपनी अपनी ताल ठोक रहा है, लेकिन बड़ी बात ये कि तय बंगाल की जनता को करना है कि किसे वो अपना भरोसा सौंपते हैं। लेकिन जो दावे हैं जमीन पर वो आपने देख लिए। फिलहाल वक्त हमारे लिए ब्रेक का है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।